तो ये जो खनन जो चल रहा है, इससे क्या क्लाइमेट पे, जलवायु पे क्या पे लोग नहीं समझ पाए थे या नहीं जानते थे। अभी जो बातें चल रही है कि जब माइनिंग होगी तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जितने भी ग्राउंड वाटर है वो खत्म होंगे, जितने भी जल के प्राकृतिक जल स्रोत है वो खत्म होंगे। लेकिन मैं बात और कहना चाहता हूं, पानी तो खत्म होगा ही, हवा प्रदूषित होगा ही, अंबिकापुर के आसपास का तापमान में 2 से 3-4% वृद्धि होगा ही। लेकिन एक मजे की बात यही बता दे रहा हूं कि जो मकान बन रहा है ना आपके यहाँ पर अंबिकापुर के आसपास में, जो पक्का मकान बन रहा है, उसके लिए सीमेंट की चाहिए जरूरत पड़ती है, सरिया की जरूरत पड़ती है और बालू की जरूरत पड़ती है मकान बनाने के लिए। आपको 40 से 50 साल बाद पानी आएगा, क्योंकि माइनिंग की वजह से सारे जंगल कट जाएंगे, सारे पहाड़ हट जाएंगे। तो पानी जो बरसता है, जो साल भर जो पानी आपको 4 महीने मिलते हैं, से लेकर झारखंड बलुई पत्थर है। बारिश होता है तो वो पानी ही नहीं देता, ऊपर का बालू भी झड़ता है, क्षरण होता है, वो बालू बह करके नाला में आता है। वो बालू उत्तर प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़ से, तो ये माइनिंग जो है सिर्फ आपका जिस जगह पानी का 4 मांग है। नमस्कार, मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के गांधी चौक में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हसदेव जंगल बचाओ जन जीवन बचाओ को लेकर यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया था। आइए जानते हैं जी। पहले तो आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं भानु प्रताप सिंह, पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर। जी, जैसा कि आप लोग हसदेव बचाओ संघर्ष समिति सरगुजा छत्तीसगढ़ द्वारा 1 दिन का धरना प्रदर्शन दिए, क्या आप बोल रहे हैं बताइए। मुझे इसमें कन्वीनर बनाया गया है जी। और इस हसदेव का जो अभी तक का आंदोलन था, हसदेव के जो गांव है साली, परसा, केते, हरिहरपुर, घाटबर्रा में होता था। मेरे पास इनके आवेदन आए थे आयोग में, मैंने सुनवाई किया, उसकी छानबीन भी किया और मैं चूंकि इसी ज़िले का रहने वाला हूं, तो मेरी जवाबदेही दुगनी हो गई और मैं आज यहां पर आंदोलन इसलिए लेकर के आया कि जो इनकी जायज़ मांग है, जो फर्जी कागज़ के आधार पर राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिसमें एक भी दस्तावेज सही नहीं है, उनके आधार पर राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक देना अनुचित है और वहां पर रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है। हसदेव के जंगल को काटने से सिर्फ विस्थापन नहीं हो रहा है, ये हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया का फेफड़ा है। यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है और उसको जिस अनियंत्रित तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कटाई की गई, हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध आज गांव से चल करके संभाग मुख्यालय तक आया है। इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगभग 10 जिले के लोग यहाँ पर आए थे और सबने अपनी अपनी बात कही और सबने समर्थन दिया है और सरकार को हम आगाह कर दिए हैं कि अगर 15 दिवस के अंदर आप इसमें निर्णय नहीं लिए, कार्रवाई अगर हमारे पक्ष में आपने नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, आप तो यहाँ पे हसदेव बचाओ संघर्ष समिति सरगुजा छत्तीसगढ़, आप भी मेंबर हैं इसके? जी, अपना परिचय बताइए और पूरी जानकारी बताइए। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है। हाँ। मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और हसदेव बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। जी, आज हम लोगों ने गांधी चौक के डाटा सेंटर के पास हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और सरकार को आगाह हम लोगों ने किया है कि हसदेव का जंगल को जिस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटा जा रहा है, पूछे जाने पर, जानकारी मांगे जाने पर
समिति का संयोजक। जैसा कि आप लोग के द्वारा जो है हसदेव बचाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ गांधी चौक में दिया गया, उसके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत पहले से ही आंदोलन चल रहा है हसदेव बचाने का, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में था और जो लोग प्रभावित थे वही इस आंदोलन में शामिल थे और कुछ लोग उनको सहयोग करते थे। लेकिन इस पर ये विचार किया गया कि अगर सीमित क्षेत्र में ही हम आंदोलन करते रहेंगे और हमारी संख्या उतनी पर्याप्त नहीं होती है जिससे सामाजिक दबाव बनाया जा सके प्रशासन को, इस बात का ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन अंबिकापुर जो मुख्यालय है सरगुजा संभाग का यहाँ आयोजित किया गया, ताकि सरगुजा में अंबिकापुर में रहने वाले जो लोग हैं वो हसदेव के संबंध में जाने, कुछ जागरूकता उनके अंदर भी आए और जो चाहते हैं घर में बैठ के भी सोचते तो है जगह बचना चाहिए, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ने का अभियान चलाएं और उसी सिलसिले में ये पहला धरना यहाँ आयोजित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि अंबिकापुर में जन चेतना जागृत हो और इस जन चेतना के अभियान को पूरे सरगुजा संभाग में ले जाया जाए, क्योंकि सिर्फ हसदेव ही हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है सरगुजा संभाग को बचाने का, सरगुजा संभाग के पर्यावरण को, सरगुजा के जलवायु को। ये जो परिवर्तन में असर हो रहा है, असमय वर्षा हो रही है, सूखा पड़ रहा है, गर्मी तेज हो रही है, अभी भी इस महीने में देखने लोग स्वेटर पहन के घूमते थे और आज भी लोग पसीने में तर होता है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। और साथ ही जो गाँव के जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब वही है, प्रभावित भी वो सबसे ज़्यादा होते हैं। हम सब तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन संसाधन जुटा करके गर्मी से, बरसात से, ठंड से निजात पा लेते हैं, लेकिन वो गरीब आजीविका के साथ में सारे संसाधन को नहीं जुटा पाता। ऐसी स्थिति में सबसे संकट में वो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी है जो उस उत्खनन से प्रभावित हो रहे हैं और इसका विस्तार उनको सहयोग देने के लिए गांव-गांव में ये प्रयास किया जा रहा है कि गांव-गांव में हमारे पर्यावरण से जागरूक सचेत व्यक्ति, नागरिक जुड़े और इस आंदोलन को बल दें, ताकि प्रशासन के ऊपर में जायज़ मांगों को पूरा कराने का एक सामाजिक दबाव बन सके। और यदि हम दबाव नहीं बना पाते हैं, यही कारण है कि 10-15 साल से आंदोलन जारी रहते हुए भी इस पर सकारात्मक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सके। पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएंगे। जी, मैं एक्टिविस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर आंदोलन हो रहा था हसदेव बचाओ का, जिसमें मैं शामिल होने के लिए आया था। इसमें देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। सरकारें कहती हैं कि हम कोयला अगर नहीं खोदेंगे तो बिजली कैसे आएगी, ये समस्या भी है। कोयला हमें चाहिए क्योंकि हमको बिजली चाहिए, लेकिन कोयला चाहिए तो पर्यावरण के नुकसान की कीमत पे नहीं चाहिए, हमारा कहना है। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे सरकार बढ़ावा दे, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे और कई तरीके से नए शोध हो चुके हैं जिससे हम ऊर्जा के स्रोत ला सकते हैं। दूसरी बात, कोल उत्खनन भी होता है तो उसके भी अपने कुछ गाइडलाइन है, नियम है। ये एक तरफा शासन प्रशासन को अपने दबाव में लेके रिश्वत खिला करके क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा वन उजाड़ देते हैं। अभी लाखों पेड़ कटने वाले हैं। साथ साथ यहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, ये परिवर्तित होना शुरू हो गया। आप अभी देखिए, जो इतनी बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, उसके बाद आपको ठंडक महसूस नहीं हुआ। अभी तक पूरा गर्मी है, जबकि इतना ज़्यादा बारिश में जब बारिश होता है तो ठंडक थोड़ी सी आ जाती है। ये पेड़ काट के उजाड़ करके पूरे चल जाएंगे खंडर बना के, ना तो उसके रॉयल्टी का जो हमारे पास 10 से 20%, 30% जो सरगुजा में खर्च होना चाहिए वो खर्च होता नहीं है। कोयला खोदेंगे सरगुजा का, बिजली कहाँ बनेगी? राजस्थान में। डीएमएफ फंड का आता पता नहीं रहता, कहाँ बंदर बांट हो जाता है, प्रशासनिक अधिकारी अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। सरगुजा के हाथ में सिर्फ और सिर्फ आएगा तो बदहाली, खोद के उजाड़ करके चले जाएंगे ये लोग और उसके बाद हम लोग रह जाएंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उजाड़ सरगुजा। आज ही सरगुजा इतनी बदहाल स्थिति में, तो सोचिए जब 10 लाख 12 लाख पेड़ कट जाएंगे सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा जिले का, तब क्या स्थिति होगा। तो इसलिए हमारा कहना है
ऐसे ही सरगुजा में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है। उसके ऊपर अदानी के इस प्रोजेक्ट का यहाँ लगना और बड़े पैमाने पर लगातार पेड़ों की कटाई, इससे जल जंगल जमीन प्रभावित होगा, जैव विविधता में अंतर आएगा। आप प्रकृति में अगर एक किसी जीव को हटा दीजिए, जैसे चूहे को हटा दीजिए, आप किसी कीड़े को हटा दीजिए, आप देखिएगा पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम बदलाव आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि जब लाखों पेड़ कट रहे हैं, इतने सारे लोग हैं सरगुजा में, मैं पूछता हूँ आंदोलित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये सबको प्रभावित करेगा। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ उदयपुर में कटेगा, सूरजपुर और कोरबा के जंगल कटेंगे, आसपास का नहीं, वो पूरे कहना चाहिए देश में विदेश में पूरे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। इतना बड़ा मुद्दा है। तो ये जागरूकता अभियान के तहत ये आंदोलन था और बहुत ही सफल आंदोलन रहा है। काफ़ी प्रबुद्ध लोग इसमें थे। मुझे उम्मीद लगी है कि अब सरगुजा जगेगा और ये भ्रष्ट अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेसी से, इन सब से हमको लड़ना है स्टेप बाय स्टेप। जब कोई आंदोलन करता है उसके ऊपर फर्जी FIR कर देते हैं, आंदोलन को कुचलते हैं। आप अभी जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश करिए, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, रास्ते में रोक लेंगे आप। मैं जा करके रिपोर्टिंग करके आया। दूसरा एक इसी का एक पहलू है, अपने कुछ लोग नेता बनते हैं, इसमें आते हैं फिर दलाली करते हैं। इतनी बुरी स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि अपने एकेडमिक कार्यों से मैं बिजी रहता हूं, हमेशा वीडियो नहीं बना पाता हूं एक्टिविस्ट। तो अगर मैं अदानी के पीछे पड़ता हूं तो मुझे लगातार अदानी के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं डाउट में आ जाऊँगा। इतने दलाल हो गए। जो भी इसका माफ़ी चाहूँगा कहना, पत्रकारिता भी करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो शांत हो जाते हैं। सुनने को मिलता है सही या गलत मुझे नहीं पता, अदानी से उसका फिक्स हो गया नहीं। ये जो पैसा खा रहे हैं, यदि ये लोग दलाली खा रहे हैं तो ये अपने आने वाले बच्चों की सांसें छीन रहे हैं। ये 10,000 20,000 रुपये जो पत्रकार खा रहे हैं ना, अपने बच्चों से ऑक्सीजन छीन रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सचेत होने की जरूरत है। और कानून की जो बारीकियाँ हैं उसको बैठेंगे, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और सरगुजा आज में जो चल रहा है संविधान और कानून के तहत, उसका कारण है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभा को शक्ति प्रदान किया गया। भैया जी करने का काम विधानसभा और लोकसभा का होता है। भैया जी एक मिनट रुकिए। जैसा कि यहाँ पे सर ये ज्ञापन दिया, आपको बताइएगा। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति जो है उनके द्वारा आज गांधी चौक में जो हसदेव एरिया में पेड़ कटाई और खनन के विरोध में एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है गांधी चौक डेटा सेंटर के पास। तो पुलिस बल यहाँ पे तैनात थी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए, और अभी यहाँ पर उपस्थित होकर हमने ज्ञापन लिया है। ज्ञापन को माननीय राज्यपाल जी के नाम पे है, तो उनको उचित माध्यम से वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।